Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you graphical representation of data. Earlier to this, we have discussed the frequency distribution of data, and this is now it is the turn of graphical representation of data. यानी कि जो आंकड़े हमारे पास होते हैं उनका ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं कि ग्राफिक क्यों जरूरी है। ग्राफ वही हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, हमने उसी से काम चल जाता, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अपनी अलग आवश्यकता है। क्यों? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ये प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से ग्राफीय निरूपण आवश्यक हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आर अट्रैक्टिव, आकर्षक लगते हैं ग्राफ। जब हम ग्राफ पर कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, इट हेल्प्स इन इजी विजुअलाइजेशन। देखिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा, विद इन द सेकेंड पता चल जाएगा कोई ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, वो जो भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, कौन ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है, तुरंत पता चल जाता है। इट फैसिलिटेट्स ट्रबल फ्री इंटरप्रिटेशन इन जजमेंट। आप परेशानी रहित उसकी व्याख्या कर सकते हैं, किसी निर्णय पे पहुंच सकते हैं। इट गिव्स ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इंटायर डेटा। तुरंत पूरे डेटा का आपको तुरंत जिस्ट समझ में आ जाता है, और इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट, और बनाना भी इसको आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको पढ़ने हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस फॉर कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। अब वेरिएबल पे देखिए, बहुत दिनों से ड्यू है आपसे बात करने को कि चर क्या होते हैं, नहीं टाइम मिल रहा है उसका, जब भी मिलेगा मैं आपसे डिस्कस करूंगी वेरिएबल। तो वेरिएबल का ही एक टाइप कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट भी है। अब कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में क्या क्या है, डिस्क्रीट से शुरू करते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल इन विच नॉमिनल डेटा आर ऑब्टेन्ड। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि डेटा हमको कितने फॉर्म में मिलता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये हमारा क्रम है। तो नॉमिनल डेटा का मतलब कि हमको नाम मिलेंगे, बस हमको कुछ कुछ मिल जाएगा कि हाँ ये ABCD क ख ग घ, कुछ नाम, नॉमिनल डेटा है ना। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, इन विच नॉमिनल डेटा आर ऑब्टेन्ड। इट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन ओनली टेक ऑन स्पेसिफिक और डिस्टिंक्ट वैल्यूज। डिस्क्रीट है, इसका मतलब इसका विशिष्ट और एकदम निश्चित मान होता है। दीज वैल्यूज आर टिपिकली होल नंबर्स और इंटीजर्स, और ये एक खासियत इसकी है कि जो भी मान होगा वो पूर्णांक में होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम, कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, हमेशा पूर्णांक होगा। ऐसा नहीं कह सकते आप 50.5 विद्यार्थी हैं, नहीं संभव है। 50 विद्यार्थी हैं, 40 हैं, 42 हैं, जितने भी हैं। दिस टाइप ऑफ अनग्रुप्ड डेटा इज प्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस। यानी कि जब डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, कंटिन्यूअस इसके बाद पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूअस वेरिएबल मतलब कंटिन्यूअस मिल रहा है, मतलब 1 और 2 के बीच में 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 भी मिल सकता है। और जबकि डिस्क्रीट वेरिएबल या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो वो कंटिन्यूअस की बात आगे करेंगे। तो डिस्क्रीट वेरिएबल जब मिलेगा आपको, तो आप 3 तरीके से अनग्रुप्ड डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो बार ग्राफ बना लें, या बार डायग्राम, पाई ग्राफ जो सर्कल में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, और लाइन ग्राफ। ओके। फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज। कहा ना कि कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे अनलाइक डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं, सेपरेट वैल्यूज होती है, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कैन रिप्रेजेंट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। यहाँ पे जो भी पॉसिबल वैल्यू है उनके अनगिनत, असंख्य नंबर हो सकते हैं। जैसे हाइट, अब हाइट तो 1 सेंटीमीटर, 1.1, 1.2, 1.23, 1.245 कितने हो सकते हैं। उसी तरह से वेट, उसी तरह से टाइम। दिस इज वन इन विच फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स आर प्रिपेयर्ड और डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लास इंटरवल्स। दिस टाइप ऑफ ग्रुप्ड डेटा इज यूज्ड इन द फॉलोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जब आप कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा तो या तो हिस्टोग्राम या कॉलम डायग्राम बनेगा, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कर्व, और ओजाइव। ये ओजाइव पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बार ग्राफ से। बार ग्राफ क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम। वो कह रहा है कि जितनी आवृत्तियां मिलेंगी उनको हम बार डायग्राम में बनाएंगे। बार डायग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल होते हैं विद सिमिलर विड्थ।
समान चौड़ाई के रेक्टेंगल बनाए जाते हैं बार ग्राफ में। अच्छा, एक और खास बात, जब भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि दो एक्सिस ग्राफ में होती है हमेशा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस अभी आगे दिखेगा हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल। वाई एक्सिस ऊर्ध्वाधर होती है, एक्स एक्सिस क्षैतिज होती है। और इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जहां एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं वो जीरो होता है, ओरिजिन बोलते हैं उसको। दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएंगे आपस में। तो और हमको एक कन्वीनियंट स्केल बनाना होता है दोनों एक्सिस के लिए, और जो दो वैल्यूज होती हैं, एक को एक्स एक्सिस पे एक को वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं, और जहां जहां वो बिंदु होते हैं उनको मिला देते हैं, ऐसे ही ग्राफ बनाया जाता है। ठीक, तो ये देखिए, ये आपका बार ग्राफ का डायग्राम है। ये क्लास कैटेगरीज हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये मान लीजिए क्लास 1 या पीरियड 1 में कितने बच्चे हैं, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। तो इसमें 3 हैं, इसमें 9 हैं, इसमें 6, 3 और 6 के बीच में है शायद ये, हाँ। और इसमें पीरियड 4 में 12 हैं, इसमें पीरियड 5 में जो भी है 10 है शायद। ठीक, तो ये इस तरह से, तो ये बार डायग्राम हमेशा रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल सेम विड्थ का बनेगा। तो आप देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि जब पीरियड 4 में सबसे ज्यादा बच्चे थे, ठीक है ना। तो ये बार ग्राफ होता है। अब आते हैं सर्किल या पाई ग्राफ पे। तो अनदर डिवाइस फॉर प्रेजेंटिंग अ डिस्क्रीट डेटा इज द पाई डायग्राम। पाई डायग्राम भी बड़ा अच्छा और देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि ये सर्किल में बनाते हैं, 360 डिग्री के कोण के हिसाब से बांट लेते हैं। The pie diagram, pie graph is known as circle graph, as we represent the statistical data as a circular figure considering weightage given to the proportions of data। मतलब जो भी, जैसे 100 का प्रतिशत है और हमको इसमें पाई में बनाना है, तो हमको 100 का इक्वल कितना मानना पड़ेगा, 360 के। The percentage is shown by circle in terms of angle. The angle of a circle at the center is 3600, which is converted into percentage, that is 360, ये सॉरी 360 डिग्री है, ये 3600 नहीं है, which is converted into percentage, that is 360 is equal to 10%। तो 1% बराबर हो गया 3.6 के, तो 1% बराबर 3.6। अब जितने भी प्रतिशत होगा उसका उसमें गुणा होता जाएगा। तो जैसे मान लो ये बता रहा है कि 18% हमको भी लिखा हुआ है फ्रूट प्रोटीन, मैंने कोई भी ऐसा एक कहीं से भी ले लिया है बस दिखाने के लिए कि कैसा पाई ग्राफ बनता है। तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि अच्छा ये 30% का हिस्सा सबसे ज्यादा है, ये 5% सबसे कम है। मतलब ये कह रहे हैं रिकमेंडेड डाइट की क्या आपको लेना चाहिए, इतना फ्रूट लेना चाहिए, इतना प्रोटीन लेना चाहिए, इतना वेजिटेबल्स, डेयरी, ग्रेन्स, ये सब है ना। तो पाई ग्राफ या पाई डायग्राम में सर्कल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा आया लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ्स आर वन ऑफ द कॉमन मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ये सांख्यिकीय आंकड़ों को प्रदर्शित करने का एक बहुत कॉमन तरीका है। लाइन ग्राफ इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्प्ले चेंज ओवर टाइम, मतलब समय के साथ चीजें कैसे बदल रही हैं। जैसे देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये टाइम बता रहा है और ये टेम्परेचर। जैसे कि 5 बजे टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री है, 8 बजे ये 50 डिग्री है, 11 बजे 60 डिग्री है, 2 बजे भी 60 है, फिर 5 बजे ये घट के 40 हो जाता है। ये टेम्परेचर फॉरेनहाइट में, ये ध्यान देना होगा आपको। और 8 बजे ये हो जाता है आपका 40। तो ये मतलब सब तुरंत पता चल रहा है कि अच्छा ये बढ़ रहा है, फिर बराबर हो गया, फिर घट रहा है ना। ये लाइन ग्राफ है, तो तुरंत पता चल जाता है। The line graph therefore helps to determine the relationship between two sets of values। दो सेट हैं वैल्यूज के, उनके बीच का सहसंबंध पता चलता है। With one data set always being dependent on the other set। एक डेटा सेट हमेशा दूसरे पर डिपेंड करेगा। The data pertaining to the variables will be marked on two axes, namely the x-axis and the y-axis, by choosing appropriate scale। स्केल आपने चुना है कि हम कितने को ये दूरी हमने 3 ली है ना, 3 घंटे की। तो 3 घंटे की दूरी को हम स्केल में कितना सेंटीमीटर, कितने ये खाने लेंगे, ये आपको स्केल आप अपने हिसाब से बनाते हैं। और यहाँ वो पैमाना लिख देते हैं कि एक खाना बराबर कितना, ये लिखना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग आ गए कंटिन्यूअस वेरिएबल को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये हिस्टोग्राम और कॉलम डायग्राम है, ये भी बड़ा पॉपुलर है। देखिए, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में कभी कभी अंतर पूछा जाता है, लेकिन हिस्टोग्राम में देखिए ये सारे खाने एकदम एक दूसरे से मिले हुए हैं, जबकि बार ग्राफ में हम अलग अलग बनाते हैं, बीच में डिस्टेंस होती है उसके। हिस्टोग्राम इज एसेंशियली ए बार ग्राफ ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम भी एक तरीके से बार ग्राफ ही है, लेकिन बार ग्राफ इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट डेटा एंड हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस डेटा। हमको ये याद रखना है। Where the statistical data is arranged in class intervals। हमने statistical data को class interval में बांट दिया है। Here the frequency is represented using vertical adjacent rectangles। ये जो vertical adjacent rectangles है, इस पे हमने frequency ली है, और horizontal पे हमने
एज ले ली है। जनरली द क्लास इंटरवल इज डिपिक्टेड ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। जनरली क्लास इंटरवल को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे लेते हैं। Thus the base of the rectangle represents the class interval। तो बेस जो रेक्टेंगल का है वो हमको क्लास इंटरवल बता रहा है, जैसे 20 से 30, लेकिन जो इसकी लंबाई है वो हमको फ्रीक्वेंसी बता रही है, यानी कि 20 से 30 वाले की फ्रीक्वेंसी 2 है, 30 से 40 की 4 है, 40 से 50 की भी 4 है, 50 से 60 की 5 है। इस तरह से तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा 50 से 60 का जो वर्ग अंतराल है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और ये 5 है ना। ठीक है, अच्छा, इट इज टू बी नोटेड दैट हिस्टोग्राम्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड विद ओपन एंड क्लासेस। ओपन एंड से नहीं बना पाएंगे, क्यों? क्योंकि ओपन एंड का हमको पता ही नहीं है कि आखिरी और पहला छोर कहाँ है। फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, देखिए समझिए, जो हिस्टोग्राम है वही है ये, बस हमने उसके मिड पॉइंट को मिला दिया है। जैसे एक ये था, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट यहाँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ, इसका ये, और सबको मिलाते हुए चले गए और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज ए लाइन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ए क्लोज्ड फिगर विद मेनी साइड्स। टू कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन द मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम आर जॉइंड टुगेदर। हिस्टोग्राम ही बनाना है, बस सबके मिड पॉइंट को मिला देना है। And the two end sides are connected to the base. As the end points are touching each other, then they form a closed figure and hence the name frequency polygon. Okay, या polygon. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसको बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि क्लास इंटरवल ये दे रखा है आपको, 30 से 34 में 8, 25 से 29, या नीचे से चले 10 से 14 में 2 थे, फिर 15 से 19 में 6, 20 से 24 में 3, 25 से 29 में 5, 30 से 34 में 8। सबकी अपर लिमिट हमने निकाली है। 10 से 14 की अपर लिमिट क्या होगी? 14.5, इसकी 19.5, 24.5, 29.5, 34.5। क्यों हमने अपर लिमिट निकाली? क्योंकि हमको एक एक्सिस पे अपर लिमिट लगानी है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात कर चुके हैं कि जैसे ये 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 6 8, फिर 8 3 11, 11 5 16, 16 8 24, यानी n इज इक्वल टू 24। एक एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल हम लोग को नीचे का बनाना पड़ता है। जैसे 10 से 14 था तो हमने एक बना लिया 5 से 9, फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपर लिमिट इसके भी होगी 9.5। अब देखते हैं ये कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, एक जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, एक जगह नंबर, ये मैंने ऐसे ही कहीं से भी ले लिया है। तो एक तरफ आपको अपर लिमिट लिखनी होती है और एक तरफ आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। इस तरह से आप बनाते हैं। Another method of representing grouped and continuous data is through cumulative frequencies. In cumulative frequency graph, the frequencies are added and the resulting cumulative frequencies are plotted in the graph. हमने फ्रीक्वेंसी को जोड़ के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति को जोड़ के संचयी आवृत्ति निकाल लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम अपर लिमिट ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फिर हम इसको बना देते हैं। ठीक है ना। अब ये जो बहुत पॉपुलर है, पूछा जाता है बहुत, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कर्व और ओजाइव, इसमें क्या अंतर है? वहां हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी, यहाँ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद एक कॉलम और बनाते हैं परसेंटेज का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कर्व और ओजाइव इज ड्रॉन, एक मिनट, drawn by following similar procedure। हमने सिमिलर बनाया है but an extra step is followed। एक स्टेप और करना पड़ता है। Here the cumulative frequencies are expressed in terms of cumulative percentages। यहाँ पे cumulative frequencies को हम cumulative percentages के terms में लिखते हैं। Thus cumulative frequency percentage graph is a form of representation of statistical data in terms of cumulative percentages। अब देखिए, ये देखिए वही वाला लिया है हमने, यहाँ तक तो ठीक था, 0 2 8 11 16 24, तो 24 का मतलब है 100 प्रतिशत में निकालना पड़ेगा ना, तो 16 का मतलब 66, 11 का मतलब 45, 8 का मतलब 33, 2 का 8, लगभग 4 गुना है ना। हाँ, ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको 8 बना दिया है क्योंकि 8 से थोड़ा कम है, थोड़ा सा ज्यादा है। 24 चौके 96 होता है ना, हाँ थोड़ा सा ज्यादा है। 16 चौके 64 होता है, हाँ तो 2 चौके 8, 8 से कुछ ज्यादा होगा पर 8 ही लिखा है होल नंबर। तो अब देखिए, अब इधर क्या लेंगे हम? अपर लिमिट, और यहाँ क्या लेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज, और ये बनता है जो इसको बोलते हैं ओजाइव। तो वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं वाई एक्सिस पे, यहाँ क्यूमुलेटिव परसेंटेज लेते हैं, यही अंतर है दोनों। और ये एक्स एक्सिस पे उसी तरह से अपर लिमिट लेनी है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके, कुछ पॉपुलर तरीके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। सवाल पूछा जाता है आपसे, आपको आंकड़े दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा बार डायग्राम बनाइए, हिस्टोग्राम बनाइए, पाई ग्राफ बनाइए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाइए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाइए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज या ओजाइव बनाइए। तो पहले आपको पता होना चाहिए, बस एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेनी है, पैमाने सेट करने हैं
और पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है। भाई पता होना चाहिए कि हमको अपर लिमिट एक्स एक्सिस पे रखनी है, तो आपको अपर लिमिट का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। आपको पता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इधर रखनी है, नहीं तो आप पढ़ के नहीं जाएंगे, तो बस एक तरफ क्लास इंटरवल और एक तरफ फ्रीक्वेंसी लगा देंगे, ऐसा तो नहीं करना है ना। तो पहले बेसिक पता करिए, फिर ग्राफ पे तो आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फाइनली मैंने फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, graphical representation of data, mean median mode, standard deviation, quartile deviation, or NPC. Everything I have covered. Okay. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.